Hello everyone, I am Pragya Tiwari before you with a very important topic, structure of atom. It is the part 1 in which we are going to understand the concept in detail of discovery of electrons. So every student of class 9th and 11th, it is a very useful video for you, as well as the aspirants of competitive exams, especially the teaching exams, TGT लेवल जिसमें NCERT आती है, जैसे KVS, NVS. सो इसमें हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा. साथ ही जो रेलवे एग्जाम्स और भी वेरियस एग्जाम्स होती है जिसमें NCERT के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें मैंने वो खास तौर पे ध्यान रखा हुआ है. तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे. आज हमारे टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ. सो हेडिंग्स फॉर टुडेज डिस्कशंस विल बी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमें एक बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स में भी देखे हैं. मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. नीचे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, या क्या ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ जिससे कि वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनी. मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से फिर हम बढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर की तरफ. इसके बाद हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हम कैथोड रे ट्यूब, जिसको CRT एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, एंड फाइनली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स आप सभी को पता होंगे. पहला पॉइंट, ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ टाइनी एटम्स. ये हम सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे आसपास ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है, एवरीथिंग नोन टू अस, जो भी नॉन लिविंग थिंग है हमारे आसपास, वो किससे बना होता है? एटम से मिलकर. मतलब जो एटम है वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है. इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. जो सेम तरह के सेम एलिमेंट, जैसे पर्टिकुलर हमने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन के कितने भी एटम्स होंगे, चाहे वो हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, चाहे हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लें, चाहे हम किसी लैब से बनी हुई ऑक्सीजन लें, या किसी केमिकल से हम किसी ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं, तो जितना भी ऑक्सीजन होगा उन सभी के जितने भी एटम्स होंगे, ओके, वो सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे. उनका नेचर आइडेंटिकल होगा. मास, स्ट्रक्चर, केमिकल, फिजिकल, एवरी प्रॉपर्टी विल बी आइडेंटिकल. आइडेंटिकल वर्ड का मीनिंग होता है सेम. ओके, तो तीसरा पॉइंट है हमारा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. अगर हमारे एलिमेंट डिफरेंट तो एटम्स भी डिफरेंट होंगे. जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, इसलिए इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी. एटम्स यूनाइट इन डिफाइनाइट रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स. ये भी हमने पढ़ रखा है कि एटम्स कुछ पर्टिकुलर डिफाइनाइट, फिक्स्ड, डिफाइनाइट वर्ड का मीनिंग होता है फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होके क्या बनाते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को शो करता है कि कभी भी हम एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम का टोटल मास बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन इट विल बी सेम. ओके, तो ये थी हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद हमें ऐसा पता चला कि जो एटम्स हैं वो टाइनी पार्टिकल्स हैं, बट उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. ऐसा हमें धीरे धीरे करके पता चला आगे कुछ रिसर्च या आगे साइंटिस्ट की कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग. और हमें ये पता है कि ऑल एटम्स आर डिफरेंट, एलिमेंट्स आर डिफरेंट. ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. तो चलिए हम देखते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या चेंजेस है. बाय 1900, लगभग हमारा जो 20th सेंचुरी थी, इसमें हमें ये पता चल गया था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल तो है, उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, बट एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो एटम्स आर डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये तीन इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, और इन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं. ठीक है, क्योंकि इन्हीं से बनकर एटम्स
बनते हैं। और यही पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही किसी पर्टिकुलर एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। सेकेंड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट बी अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। जो हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था, हमारा सेकेंड पॉइंट की जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं वो सभी कंसर्न में सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं, बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में सेकेंड पॉइंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है और वो ऐसा बता रहे हैं कि जो एटम्स हैं वो सेम एलिमेंट के होने के बावजूद हर रिस्पेक्ट में सेम नहीं होते हैं, उनमें कुछ चेंजेस हो सकता है, जैसे कि दे हैव डिफरेंट वेट, उनका मास, उनका वेट डिफरेंट हो सकता है। इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो है आइसोटोप्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। देखते हैं हमारी जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आई कहाँ से? जब अगर आप एक सिंपल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, आप अपने हेयर्स को कॉम्ब करो, कॉम्ब करने के बाद अगर वही कॉम्ब अगर आप मतलब हेयर से अपने जो कॉम्ब होती है उसको हेयर से रब करिए, उसके बाद उस कॉम्ब को अगर आप बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाइए तो व्हाट विल यू सी? द बिट्स ऑफ पेपर विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब। ये घर में आप अपने करके देख सकते हो, जब हम छोटे थे तो ये एक्टिविटी आपने कई बार करी होगी। एक और एक्टिविटी देखिए, कभी भी आप अगर सिल्क की साड़ी पहनते हैं या सिल्क का कोई कपड़ा पहनते हैं, तो अगर आप उससे किसी भी ग्लास रॉड को रब करते हैं एंड फिर उसके बाद उसको बैलून के पास लेके जाते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी आप बैलून को अपने क्लोथ से रब करने के बाद वॉल में चिपकाएंगे तो वो फॉर अ लिटिल सेकेंड्स वो वॉल में चिपक जाएगा, मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज द रीजन? वो अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें कुछ क्या हो गए हैं, चार्ज हो गए। ये जो पार्टिकल्स हैं, पेपर हो गए, जो ये हमारी सॉरी ये जो कॉम्ब हो गया रबिंग के दौरान, और ये जो हमारी ग्लास रॉड हो जाती है वो रबिंग के दौरान बैलून के साथ, ये दोनों पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। So it shows that comb is now electrically charged. So these, when two articles are rubbed with each other, तो they become electrically charged. But ये चार्ज आते कहाँ से? अभी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी तो हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करी, तो जाहिर सी बात है ये जो हमारे चार्ज है वो कहीं ना कहीं इसका सोर्स क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद द मैटर इटसेल्फ, यानी उस मैटर में ही कहीं ना कहीं कुछ चार्ज था जो कि प्रोड्यूस हुआ। और वो चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ? रबिंग के दौरान प्रोड्यूस हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, तो ये जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं किस में है, एटम में प्रेजेंट है। तो इस बात से निकल के आई कि एटम में कुछ चार्ज्ड पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो उसी में से पहला चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा होता है प्रोटॉन। तो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। आते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में हमारे सर साइंटिस्ट थे जोसेफ जॉन थॉमसन, इनको जे थॉमसन भी कहते हैं हम। तो जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इनका योगदान रहा। जे थॉमसन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये काफ़ी बड़ी वो थी, इसी की वजह से हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बनी और इसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जानने की जो जिज्ञासा थी, जो क्यूरोसिटी थी लोगों के अंदर, वो स्टेप बाय स्टेप पूरी होती गई। तो देखते हैं पहला स्टेप इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन जो 1897 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी। कैसे? एक सीआरटी जिसको कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, वो इन्होंने परफॉर्म किया, जिसमें इन्होंने ये देखा कि स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। इन्होंने ये देखा कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कुछ हैं, स्ट्रीम यानी इकट्ठे, रेज ऑफ नेगेटिवली चार्ज मतलब रेज की तरह दिख रहे थे, क्योंकि वो एक के बाद एक सीरीज में, एक के बाद एक इस तरीके से उनको क्या दिखा कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि कैथोड एक इलेक्ट्रोड होती है जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है, वहां से वो एनोड की तरफ, एनोड एक इलेक्ट्रोड होती है, एक रॉड होती है, इलेक्ट्रिक रॉड होती है जो कि
जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो कैथोड से एनोड की तरफ वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। सो दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम पड़ा? इलेक्ट्रॉन्स नाम पड़ा। ठीक है, देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। ये है हमारी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसको हम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, CRT एक्सपेरिमेंट। इसमें कैथोड रेज का प्रोडक्शन हुआ। कैसे? इन्होंने देखिए, एक ये ट्यूब है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है हमारी, ये पूरी क्या है? सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि ग्लास से बनी हुई है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में दो कॉर्नर्स में हमारा दो रॉड रखी हुई है, जिस एक का नाम है कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है, और एक का नाम है एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहती है। ओके, इसके बाद इस कैथोड में हमने देखा, इसमें हमने एयर भरी हुई है। ओके, इस ट्यूब में क्या कर दिया? क्लोज्ड है, ये दोनों तरफ से सील्ड है। इसमें हमने एयर भरी हुई है। एयर क्यों है फिल की है? क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब तक ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से, भले हम कितना भी इसमें हाई वोल्टेज देते हैं, ये देखिए हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है, इसमें हम कितना भी हाई वोल्टेज देते हैं, क्योंकि एयर पुअर कंडक्टर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस सोर्स के कारण मूव नहीं कर सकते। इस सोर्स के कारण कोई भी इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। और चार्जेस क्यों फ्लो करते हैं? जब उन्हें कोई मीडियम मिलता है। जब यहाँ पर हमने एयर, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जब हमने एक बैड कंडक्टर रखा है तो इट विल नॉट फ्लो ईजिली। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर में बहुत ही हाई वोल्टेज में कुछ लेवल में चार्ज फ्लो कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है, ये जो एयर है वो किसी भी तरह की गैस हो सकती है। ओके, इट मे बी ऑक्सीजन गैस। ध्यान ये रखना है कि हमको पर्टिकुलर एक तरह की गैस लेनी है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस और ऑक्सीजन गैस, एनी इट बी, बट कोई एक तरह की गैस लेनी है। इसके बाद इसको हमने वैक्यूम पंप से कनेक्ट करके रखा हुआ है। वैक्यूम पंप से कनेक्ट करने का यूज़ क्या है? क्योंकि हमें एयर में से वो करना है, प्रेशर को कम करना है। ओके, तो प्रेशर कम कैसे होगी? जब एयर को हम बाहर निकालेंगे। जितनी एयर बाहर निकालेंगे तो ओवरऑल इस ट्यूब में एयर का प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कम पार्टिकल्स होंगे, कम प्रेशर होगा। ओके, तो ये समझ में आई बात। ये हमारा हाई वोल्टेज जनरेटर है, जिसमें हम करीबन 5000 से 10,000 तक का वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द नेगेटिव रॉड, दिस इज द पॉजिटिव रॉड। अब होगा क्या कि जैसे ही हमने बहुत हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो पहले नॉर्मल वोल्टेज में तो कुछ नहीं होगा, पर जैसे जैसे हमारा जो वोल्टेज है वो हम हाई इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो कैथोड रॉड है, इस कैथोड रॉड से स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। आपने ये बात बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, आप जानते होंगे अब तक में क्लास 9th के स्टूडेंट्स, कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव से क्या करते हैं? रिपल करते हैं। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव से क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं, और वो किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव रॉड की तरफ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव से वो अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव की तरफ जाने के बाद वहां पर वो क्या कर रहे हैं? तो इनको हमने कैथोड रेज बोला है। ये नेगेटिवली चार्ज हैं, कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज, बट ये क्योंकि स्ट्रीम की तरह इकट्ठे जा रहे हैं, हमको ऐसे अपियर हो रहे हैं द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इसलिए हमने इनको रेज बोला है। और इन रेज को नाम क्या दिया गया है? कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड रॉड से निकल रही हैं। निकलने के बाद ये किस तरफ जा रही हैं? एनोड। जैसे ही एनोड की तरफ पहुंचती हैं तो एनोड के जस्ट बैक में, बैक ऑफ एनोड, जिसके पीछे हमने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा के रखी थी, वहां पर हमें ग्रीन कलर का ग्लो दिख रहा है। ओके, क्या दिख रहा है हमें? ग्रीन कलर का ग्लो अपीयर हो रहा है। आप ये ध्यान रखो, जो हमारा नेगेटिव, ये जो हमारी पीछे ग्लो है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन के लिए आप जिंक सल्फाइड यूज़ कर सकते हो।
जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो होती है वो एज अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज़ होती है। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि ग्रीन कलर का ग्लो अपीयर हो रहा है, यानी ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस अपीयर हो रहा है। तो ये किसकी वजह से अपीयर हो रहा है? कैथोड रेज। जब कैथोड रेज एनोड के पास तक पहुँचती हैं तो वहाँ पर ग्रीन ग्लो वो करती हैं। तो इसको हम समझते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके। द डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब सील्ड एट बोथ द एंड्स. The two electrodes inside the tube was connected to high voltage 5, it is 5000 to 10,000 volt. Okay, make it right, it is 5000 to 10,000 volt. Okay, the tube was filled with air, यानी कि गैस, as no electricity could be conducted through air. The tube was connected to vacuum pump to reduce the pressure. यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट को विथ रीजन नोट डाउन करके रखा हुआ, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो या नोट डाउन, बट अभी आप इसको अच्छे से समझो। टू रिड्यूस द प्रेशर टू 1 MY नहीं mm होगा, 1 mm ऑफ Hg। ओके, यानी कि पहले हमने क्या किया था, नॉर्मल प्रेशर रखा था। नॉर्मल प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है। ओके, कितना होता है 1 mm? 760 mm ऑफ Hg होता है। बट अभी आपको प्रेशर को रिड्यूस करके पहले 1 mm तक पहुंचाना और उसके बाद फर्दर उसको 0.001 mm ऑफ Hg तक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेके जाना है। ये आप किसकी मदद से करोगे? जो आपका वैक्यूम पंप है, उससे आप एयर बाहर निकालते जाओगे। जितनी एयर बाहर निकलती जाएगी उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमने देखा इस एक्सपेरिमेंट में। जैसे ही अंडर नॉर्मल प्रेशर, जब प्रेशर नॉर्मल था तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा एयर था, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो नहीं हुआ। बट वन प्रेशर वाज 1 mm ऑफ Hg। हमने वोल्टेज तो बढ़ाया, बट जब तक प्रेशर कम नहीं करेंगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगी। तो जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया, बढ़ाने से क्या हुआ, प्रेशर को कम किया, प्रेशर को कम किया तो क्या हुआ, करंट लाइट जो थी वो पास होना स्टार्ट हो गई, एमिट होना स्टार्ट हो गई। जब वो एमिट हुई, क्योंकि वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर सकती है, सो ऑन पासिंग करंट लाइट वाज एमिटेड इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब से एमिट हो गई। फर्दर हमने जब प्रेशर को रिड्यूस किया टू 0.001 mm ऑफ Hg, तो जो ग्लास वॉल्स थे ग्लास ट्यूब के अपोजिट टू द कैथोड, कैथोड से रेज निकली, उसका अपोजिट क्या रखा हुआ था, एनोड। तो एनोड के पीछे क्या होना स्टार्ट हो गया, ग्लो होना स्टार्ट हो गया विद द फ्लोरोसेंट ग्रीन लाइट। दीज आर द ऑब्जर्वेशन विच जे थॉमसन ऑब्जर्व्ड। जब ये ऑब्जर्वेशन देखा तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला या क्या इन्फ्रेंस निकला, इट वाज इन्फर्ड दैट द फ्लोरेसेंस वाज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ ट्यूब। जो ट्यूब की जो वॉल्स हैं वो किससे किससे बम्बार्ड हुई, किससे कोलाइड हुई, बाय द रेज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। यानी जो कैथोड से जो रेस निकल रही थी उनकी वजह से वो फ्लोरेसेंस अपीयर हुआ। तो इस रेस को उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज, विच कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। जो कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रॉन से ही बनी हुई थी। ये किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से। और फिर उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं और एक ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने फिर बाद में हमारे सामने कैथोड रेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को लाइन अप किया, जिसमें से पहली चीज अभी एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने क्या देखी कि जो कैथोड रेज होती हैं दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑन अप्लाइंग स्ट्रेट लाइन, देखो जितनी भी हैं दे कैन नॉट मूव जिगजैग मोशन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती हैं, ना ही फिर
दूसरी चीज़ ये देखा कि जब हम इसमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इवन किसी मैग्नेटिक फील्ड को भी अगर अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही प्रभाव से जो ये रेज होती हैं, ये कैथोड रेज होती हैं, वो क्या कर देंगी, डिफ्लेक्शन शो करेंगी। डिफ्लेक्शन यानी वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगी। किस तरीके से? ऐसे हो सकता है कि अगर एक लाइन स्ट्रेट ऐसे जा रही है, बीच में अगर आपने इसको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से ये क्या हो सकती हैं, डिफ्लेक्ट हो सकती हैं, यानी थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। पर डायरेक्शन चेंज करने के बाद वो वापस से अगेन दे विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, so on applying electric field they are deflected towards the positive plate. ओके, अगर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव रखी है और ये इस तरीके से मूव कर रही हैं, तो क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगी। तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव किया, दैट ओनली शोज दैट दे आर दी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, ये बात कैसे पता चली? कुछ चार्ज पार्टिकल है, ये तो हमको क्लियर हो गया कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, बट ये जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, ये बात कैसे पता चली? ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ओके, क्लियर? तो थर्ड प्रॉपर्टी थी दे कैरी मास। ये क्या होते हैं? मास कैरी करते हैं, यानी कि ये किसी ना किसी मैटर से बने हुए हैं। मैटर की ही प्रॉपर्टी होती है, दे पोसेस द मास, सो दे कैरी मास। बट इनका मास इतना हल्का था, इतने ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, 2000 टाइम्स लाइटर देन हाइड्रोजन। आपको ये नॉलेज में होगा कि जो हाइड्रोजन एटम होता है, इट इज़ द लाइटेस्ट एटम नोन टू अस। ओके, सो इतना लाइटेस्ट एटम से भी ये 2000 गुना ज़्यादा हल्के होते हैं एंड पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। ओके, फिर भी हम ये नहीं बोलेंगे कि इनके पास मास नहीं होता, ये मास होता है, बट दैट मास इज टू द नेग्लिजिबल, क्योंकि ये हाइड्रोजन से भी 2000 गुना हल्के होते हैं। फोर्थ पॉइंट, द ई बाई एम रेशियो। ई बाई एम रेशियो यानी चार्ज बाई मास रेशियो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसका कोई चार्ज तो हो गई, एंड चार्ज के साथ साथ क्योंकि वो मैटर है तो उसके पास मास भी होगा। तो अगर हम चार्ज बाई मास का रेशियो निकालते हैं तो ये देखा गया है कि कैथोड रेज का जो चार्ज बाई मास रेशियो होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। इंडिपेंडेंट यानी कि वो गैस के नेचर में, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में हमने अभी बोला था, हम किसी भी प्रकार की गैस ले सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर गैस, जैसे कि हाइड्रोजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं। तो चाहे हम कोई भी गैस ले, वो उसकी इंडिपेंडेंट होती है, यानी गैस चेंज करने से उसका ई बाई एम रेशियो चेंज नहीं होता है। ओके, ध्यान रखिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ कंसर्न टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ई बाय एम रेशियो जो होता है हमारे किसका, कैथोड रेज का, वो इंडिपेंडेंट होता है। इट विल डिपेंडेंट कई तरह के ऑप्शंस हो गए, जिसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। क्योंकि चाहे आप किसी भी तरह की गैस लो, गैस चेंज करने से ई बाय एम रेशियो चेंज नहीं होगा। किसी भी प्रकार की गैस में ई बाय एम रेशियो सेम ही रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज दीज कैन पास थ्रू वेरी थिन फॉइल ऑफ मेटल। क्योंकि एनर्जी है, मतलब ये इतने छोटे होते हैं, छोटे होने के साथ साथ इतने हल्के होते हैं, दिस कैन पास थ्रू वेरी थिन फॉइल ऑफ मेटल। मेटल के बहुत ही छोटे फॉइल से भी ये पास कर सकते हैं, जो कि चार्ज पार्टिकल हैं। सिक्स पॉइंट, दे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास। यानी कि कैथोड रेज अगर उस इलेक्ट्रोड से आ रही है, कैथोड से आ रही है ना, तो बीच में हमारी जो भी गैस फिल होगी उसका आयोनाइजेशन दे विल कॉज। सो दे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास, यानी उसे आयोनाइज कर देंगे। ओके, सेवेंथ, दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस। किस कलर का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, they produce x-ray when they strike against metal surface like tungsten, molybdenum etc. तो ये जो molybdenum, tungsten, ये सारे मेटल क्या है, थोड़े हैवी मेटल होते हैं। तो जब भी हैवी मेटल से हमारी कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो इसका हर एक पॉइंट उतना ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें और याद रखें। 9th, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स। ये क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट्स में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कौन, हमारी कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी अब क्लियर हुई। कैथोड रेज के बाद हम देखते हैं कैथोड रेज किसकी कंसिस्ट होती है, इलेक्ट्रॉन्स। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की भी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज किससे मिलती जुलती होंगी, कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड रेज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बनती हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं, इन जनरल इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई माइनस। इसका जो साइन होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या रहता है, ई माइनस। हम शॉर्ट में स्मॉल लेटर में ई लिखते हैं और ऊपर माइनस, माइनस साइन ये शो करता है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। सेकेंड, ई बाई एम रेशियो जो हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला वो क्या था, -1.76 इंटू 10⁸ कोलम पर ग्राम। दिस इज द यूनिट। ध्यान रखिएगा कोलम को जब हम फुल स्पेलिंग लिखते हैं तो हमारा जो सी होता है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोलम कैपिटल पर ग्राम। ओके, सो ई बाई एम रेशियो हमारे इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -1.76। माइनस साइन शोज इट इज नेगेटिवली चार्ज इंटू 10⁸। ये वैल्यू डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इसलिए इसे याद रखना है। किसने ये वैल्यू को फाइंड किया था, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ही हमारी ई बाई एम रेशियो निकाला। ध्यान रखिए जे थॉमसन ने ई बाई एम रेशियो तो निकाला, बट अगर सिर्फ चार्ज की बात करें तो वो जे थॉमसन ने नहीं, आर ए मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इट इज अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। इसको हम यूनिट नेगेटिव यानी क्या लेते हैं, यूनिट नेगेटिव चार्ज यानी -1 चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। कोलम हमारे चार्ज की यूनिट होती है। ओके, इट वाज फाइंड बाय आर ए मिलिकन। इनका एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड किया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किसने फाइंड किया। तो जे थॉमसन ने नहीं, भले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, उसके ई बाई एम रेशियो की भी डिस्कवरी करी, बट उसके चार्ज की डिस्कवरी आर ए मिलिकन ने करी। किस एक्सपेरिमेंट में, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। ओके, एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाद में हमारा ज्ञात हुआ कैसे, जब हमारा ई बाई एम रेशियो हुआ और आर ए मिलिकन के थ्रू चार्ज की वैल्यू पता चली, तो इन चार्ज को जब हमने आपस में डिवाइड किया तो हमें इसका मास पता चला। एंड व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज 9.1 इंटू 10⁻31। इट इज वेरी वेरी लेस, यानी कि ये बहुत हल्का होता है। कितना हल्का होता है, 1/1837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम इसको 1/837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं मतलब ये इतने गुना ज्यादा होता, बट देखिए हमने क्या किया है, 1/1837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी वो इतने गुना हाइड्रोजन एटम से कम है, हल्का है। ओके, तो यह हाइड्रोजन एटम से काफी हल्का होता है, हमने पढ़ा भी है। लगभग लगभग इसको राउंड फिगर में बोला गया है कि 2000 गुना हाइड्रोजन एटम से हल्का होता है। ओके, इट इज वेरी स्मॉल, ये तो हम जानते हैं। एटम इटसेल्फ इज अ वेरी स्मॉल, सो एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे वो अगेन दे आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी स्मॉल, इसका रेडियस कितने क्या है, 1 इंटू 10⁻⁻15। ओके, नेक्स्ट, electrons from all sources are alike having identical mass and negative charge। इस लाइन से क्या समझते हो आप, अभी हमने कैथोड रे वाले एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा कि जो कैथोड रेज होता है इसकी जो ई बाई एम रेशियो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। यानी कि आप किसी भी गैस को लो, उसका जो चार्ज होगा और उसका जो मास होगा, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम आएगा। ओके, सेम इसी तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स
कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो यही बात यहाँ बोली गई है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल सोर्सेज, किसी भी सोर्सेज से आप इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, दे आर अलाइक, अलाइक यानी सेम। अलाइक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेम। दे आर सेम हैविंग आइडेंटिकल मास एंड नेगेटिव चार्ज, उनका मास भी सेम होता है और उनका चार्ज नेगेटिव होता है। ओके चाहे आप किसी भी, यानी आप क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल के बाहर रखते हो और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को रखते हो, सो यू can't differentiate between what will be the electron of chlorine and where is the electron of oxygen. ओके उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ओके सो ये था हमारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, ये लेक्चर पसंद आया, तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, क्योंकि मैं ये सभी जो लेक्चर्स हैं वो एनसीईआरटी एंड आईसीएसई दोनों स्कूलों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ। ये जो टॉपिक्स हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल में रहेंगे, जो कि स्कूल स्टूडेंट्स को तो हेल्प करेंगे ही, एंड अपने कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, केवीएस जैसे कि टीजीटी लेवल की जो साइंस पूछी जाती है काफ़ी डिटेल में, इन वीडियोस की मदद से आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी जो कि उसे समझने में आपको हेल्प करेंगी। सो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। Study well and have a nice day. Thank you.